आज फिनिश कर देंगे उन 50 MCQs को जो 30 मार्क्स पूरे दिलाएंगे आपको एग्जाम के अंदर। सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट्स जनवरी 25। 6 से 7 दिन हमें लगे हैं इस PDF को बनाने में। अगर आपको इसको चाहिए डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक आपको मिल जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो का ऊपर मिल जाएगा, आई बटन में चले जाओ। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 घंटे में रिवाइज करने हैं, ऊपर आई बटन में चले जाओ। ये जो MCQs हैं हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उठाए गए हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर्स भी कंसिडर किए गए हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। केस स्टडीज की फॉर्म में सारे का सारा सिलेबस जो है वो कवर्ड अप है। प्यारे बच्चों, 6 से 7 दिन हमें लगे हैं इसको पूरा तैयार करने में। आंसर्स भी इसी में लिखे हुए हैं हमने, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी अवेलेबल है। जरूर इस PDF का फायदा उठाइए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। 6-7 दिन की मेहनत पे इतना तो बनता है। प्लीज थोड़ा अपने टीचर्स को मोटिवेट कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं चाहूंगा अगली सबसे कीमती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के। आज AS20 का नंबर है, इससे पहले तक हम कवर अप कर चुके हैं पिछली वीडियो में, आई बटन में चले जाओ। आज बचा हुआ काम खत्म होगा। AS20 अर्निंग पर शेयर से हम लोग करने जा रहे हैं शुरुआत। ये लो प्यारे बच्चों, एक केस स्टडी है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके अंदर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 लाख रुपए, 10% क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200 लाख, उसके बाद 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200 लाख, 10 और 5% इनका डिविडेंड का रेट है। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स फॉर पास्ट 2 ईयर्स एंड ऑन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर फॉर करंट ईयर। क्यूमुलेटिव वालों पे पिछले 2 साल का डिविडेंड है और नॉन क्यूमुलेटिव वालों पे केवल करंट ईयर का डिविडेंड है। जो DDT है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, वो है 10%। इनकम टैक्स का रेट है 30% और ट्रांसफर टू रिजर्व भी है 1 लाख रुपए। इसके बेस पर आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालने के लिए AS20 के हिसाब से कितना प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके चलोगे। कितना था प्रेफरेंस डिविडेंड? 200 लाख पे 10% और इस वाले 200 लाख पे 5%। टोटल हो गया 20 लाख और 10 लाख, 30 लाख हो गया। सर जी नहीं सर जी, सर आप ये लाइन पढ़ो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स यानी ये वाली जो कैपिटल है इस पे 2 साल का देना है। सर भाई AS20 में साफ साफ लिखा है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालने के लिए करंट ईयर का ही प्रेफरेंस डिविडेंड कंसिडर होगा, चाहे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो चाहे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो। ओके सर, तो 30 लाख आपका आंसर हो गया। फिर उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना लगेगा? अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 30 लाख का डिविडेंड दोगे तो गवर्नमेंट उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 10% ले जाएगी, 3 लाख। और फिर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयरहोल्डर्स के हाथ अंत में क्या लगेगा भाई? 50 लाख रुपया कमाया फर्म ने, बिल्कुल ठीक। उसमें से सबसे पहले तो 30% इनकम टैक्स यानी 15 लाख रुपए निर्मला सीतारमण जी ले जाएंगी, वैसे भी वो प्याज खाती नहीं है। उसके बाद जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं 30 लाख वो ले जाएंगे, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब हम 30 लाख देंगे फिर निर्मला सीतारमण जी आ जाएंगी, वो कहेंगी 3 लाख इस पे DDT दे दो हमें, वैसे भी मैं प्याज खाती नहीं हूँ। 50 माइनस 15, 35 माइनस 30, 5 माइनस 3, 2 लाख। तो फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ लगेगा 2 लाख। क्या खाक कोई कंपनी खोल ले इस देश के अंदर? ये लो बच्चों, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया C। ठीक है सर जी, करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट केस स्टडी है, देखिए जो 16 है, 20 है, ऐसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं 7 है, इनके ऊपर मैंने 2 केस स्टडीज कवर अप करवाई हैं आपको। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 20 लाख, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख, ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख। ऑप्शन का मतलब जिनके अंदर शेयर्स बनने की कैपेबिलिटी है। एक्सरसाइज प्राइस 20, एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने से जो एवरेज मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर का वो 25 रुपए चल रहा है। बेसिक EPS बता दो भाई, बेसिक EPS में तो कुछ है ही नहीं। बेसिक EPS कैसे? नेट प्रॉफिट 20 लाख डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग 8 लाख, ये हो गया आपका 2.5। अगर नहीं आता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 बिल्कुल भी, या किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिक्कत है, जाओ आई बटन में, थोड़ी देर पहले बताया था सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक एक कॉन्सेप्ट, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मात्र 1 घंटे में। और क्या चाहिए? जो भी छूटा है वहां से कवर अप कर लो, टाइम स्टैम्प देख लो वीडियो में, कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना है तो। शेयर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डाइल्यूटेड EPS ऑन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस। डाइल्यूटेड EPS के लिए ऑप्शंस में से कितने शेयर्स को कंसिडर करके चलेंगे? बच्चों बहुत ही सिंपल है, 4 लाख ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको एक्सरसाइज प्राइस से, डिवाइड करना है एवरेज मार्केट प्राइस से, और फिर 4 लाख में से ही इसको माइनस कर देना है। ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑप्शंस 4 लाख माइनस नंबर ऑफ ऑप्शंस 4 लाख इनटू एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज मार्केट प्राइस। तो आपको पता चल जाएगा डाइल्यूटेड EPS के लिए कितने आपको शेयर्स कंसिडर करके चलने हैं। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 80,000। और फिर डाइल्यूटेड EPS के लिए क्या करेंगे? सेम
नेट प्रॉफिट 20 लाख डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 8 लाख में प्लस कर देंगे 80,000 जो अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया। 20 लाख डिवाइडेड बाय 880 2.27 ये आ जाएगा डाइल्यूटेड ईपीएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट। एक कंपनी का कुछ हाल आपको दे रखा है, कंपनी के ऊपर 10 और 5 15 केस चल रहे हैं प्यारे बच्चों। केस जो पहले 10 केस हैं उन्हें जीतने के चांसेस हैं 60%, हारने के चांसेस हैं 40%। 40% में से भी 30% ऐसे चांसेस है कि हार जाएंगे और 45,000 देना पड़ेगा, और 10% हारने के बाद 10% चांसेस ऐसे हैं कि हारने के बाद 80,000 देना पड़ेगा। जो अगले 5 केस है उन्हें जीतने की संभावना है 50% और हारने की संभावना भी है 50%। हारने की जो टोटल 50% संभावना है उसमें से 30% संभावना ऐसी है कि हारेंगे और 30,000 रुपया देना पड़ेगा, और 20% संभावना ऐसी है कि हारेंगे और 47,500 देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये कौन सी ऑब्लिगेशन है? लीगल, फ्यूचर, पॉसिबल या नन ऑफ द अबव? बच्चों ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। क्यों? अगर हारने के चांसेस रहते हैं अप टू 10%, इसे कहते हैं रिमोट ऑब्लिगेशन। अगर हारने के चांसेस हो जाते हैं 11% से लेकर 50% तक, उसे कहते हैं पॉसिबल, और 50 से ज्यादा हारने के चांसेस हो जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रोबेबल ऑब्लिगेशन। यहां पे आप देखिए हारने के चांसेस पहले केस में 40 और अगले केस में 50, यानी 11 से 50 तक बोले तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। कहीं भी हारने के चांसेस ना रिमोट हैं, 10% से कम है, ना ही 50% से ज्यादा या प्रोबेबल है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है कितने का रिकॉग्नाइज कैसे करके चलोगे? बच्चों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 45,000 इंटू 30% चांसेस प्लस 80,000 इंटू 10% चांसेस लॉस के 10 केसेस के लिए, प्लस 30,000 इंटू 30% प्लस 47,500 देना पड़ेगा इस बात के चांसेस 20%। कितने केसेस पर? 5 केसेस पर। जो भी ये टोटल अमाउंट आ रहा है 30,7500, इसकी बनाएंगे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ना कि प्रोविजन। प्रोविजन तब बनाते अगर प्रोबेबल चांसेस होते, अगर चांसेस 50% से ऊपर होते तो 30,7500 का प्रोविजन बनाते, पर अब बनेगी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जब चांसेस होते हैं 11 से 50 तक। सर अगर चांसेस 11 से 10% तक होते, 11 से भी कम होते, तो भाई आपके वो रिमोट चांसेस है, फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की भी जरूरत नहीं, फिर कुछ भी नहीं करना, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम। अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है 15 लाख, इनकम टैक्स के हिसाब से मात्र 1.5 लाख। टैक्स का रेट है 30%, तो डीटीए आएगा या डीटीएल? बहुत ही साधारण है, बहुत ही साधारण है। अगर अकाउंट्स का प्रॉफिट है 15 लाख तो अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स बनेगा 15 लाख इंटू 30%। अगर इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट 1.5 लाख है तो उस पर टैक्स बनेगा 1.5 लाख इंटू 30%। तो डिफरेंस निकाल लो, 4,05,000 आया। ये आपकी डीटीएल बनेगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जब जब इनकम टैक्स का प्रॉफिट कम होता है तब तक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है। अगर उल्टा केस होता, इनकम टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा दे रखा होता, अकाउंटिंग प्रॉफिट कम होता, तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता। तो पहला आंसर हमने दे दिया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी 4,05,000। क्वेश्चन एक और पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू पी&एल। पी&एल में कितना टैक्स डेबिट करके चलें? सिंपल, जो अभी अभी आपने निकाली है लायबिलिटी 4,05,000, इसमें एक चीज ऐड करनी है आपको, मैट वाला जो टैक्स अलग से है, मैट वाले प्रॉफिट पर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, इनकम टैक्स में आपने पढ़ा होगा। 8,75,000 पर 7.5% और ऐड कर दो, आप अपने फाइनल सेकंड आंसर तक भी पहुंच जाओगे जो क्वेश्चन ने आपसे मांगा है। चलिए जी, इसके बाद अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। एक संस्था है टेकग्रेल प्राइवेट लिमिटेड, वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, उसका बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। पहले उसने सॉफ्टवेयर खरीदा 3 लाख में, फिर उसे फर्दर डेवलप किया 6 लाख रुपए में, वो रेडी टू यूज हो गया 31 दिसंबर को, बट पुट टू यूज हुआ 31 मार्च को। टेस्टिंग में 9 लाख लग गए, अदर कॉस्ट 225 जिसमें एबनॉर्मल कॉस्ट है 25,000, प्रोफेशनल फीस पे करी, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड। आपसे इस केस स्टडी के बेस पर कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर मांगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कितनी कॉस्ट पी&एल में ट्रांसफर करके चलेंगे? पहले तो देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कॉस्ट है कितनी, 6 लाख, और वो 3 महीने के लिए जो उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट आएगा इंटू 3/12 उसे हम ट्रांसफर करके चलेंगे प्यारे बच्चों पी&एल में। क्यों भाई? वो रेडी टू यूज हो गया 31 दिसंबर को, रेडी टू यूज होते ही कैपिटलाइजेशन बंद हो जाता है, पी&एल में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद कितने महीने बचे? 3 महीने। तो 6 लाख इंटू 3/12, 3 महीने के लिए पी&एल में अमाउंट ट्रांसफर होकर के चलेगा 1.5 लाख। अगला क्वेश्चन है, टेस्टिंग कॉस्ट एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है, ट्रू, बिल्कुल ठीक।
अदर कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करके चलोगे? ये जो अदर कॉस्ट दे रखी थी 225, इसमें से 25,000 एबनॉर्मल कॉस्ट हटा दो, क्योंकि एबनॉर्मल हमेशा P&L में जाता है, वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख। स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, फॉल्स, जी नहीं, वो P&L में जाता है खर्चा। और इंटेंजिबल एसेट को किस वैल्यू पर आप रिकॉर्ड करके चलोगे? 3 लाख रुपया जो आपने सॉफ्टवेयर खरीदा प्लस 6 लाख इंटू जो 9 महीने हैं अप्रैल से दिसंबर तक वाले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले, वो कैपिटलाइज होंगे, प्लस जो और 2 लाख 9 लाख और 1,10,000 का खर्चा आपको दे रखा है ये वाला प्यारे बच्चों, अदर कॉस्ट का, टेस्टिंग का और प्रोफेशनल फीस का, ये कैपिटलाइज होगा। स्टाफ ट्रेनिंग, एडवर्टाइजमेंट, एडमिन ओवरहेड, ये सब कैपिटलाइज नहीं होगा, कॉस्ट में नहीं जाएगा, P&L में जाएगा। और अदर कॉस्ट 225 माइनस 25 2 लाख ही कैपिटलाइज होगी, एबनॉर्मल वाले पार्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 18, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। संदीप लिमिटेड के पास रोहित लिमिटेड के 60% शेयर हैं, रोहित के पास तरुण के 10% शेयर हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बताइए कौन किसके लिए रिलेटेड पार्टी है। एक चीज और है, संदीप के पास डायरेक्ट 15% शेयर भी हैं तरुण के। तो पहले संदीप और रोहित की बात करते हैं। संदीप के पास रोहित के 60% शेयर हैं, यानी संदीप बनी होल्डिंग, रोहित बनी सब्सिडियरी, क्योंकि 50% से ज्यादा शेयर हैं, दोनों एक दूसरे के लिए रिलेटेड पार्टी बन गए। हाँ, संदीप के लिए आर यानी रोहित और रोहित के लिए एस यानी संदीप बन गए रिलेटेड पार्टीज। उसके बाद बात करते हैं रोहित और तरुण के बारे में। रोहित के पास 10% शेयर है तरुण के। भाई 10% से कुछ भी नहीं होता, अगर एसोसिएट रिलेशन भी बनाना उसके लिए भी 20% तो चाहिए चाहिए, तो 10% से कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगी। रोहित के लिए तरुण और तरुण के लिए रोहित नहीं बनेंगे रिलेटेड पार्टीज। अब एक आखिरी सवाल रह गया, क्या संदीप के लिए तरुण बनेगी रिलेटेड पार्टी? हाँ बनेगी प्यारे बच्चों। वो कैसे सर? संदीप के पास तो तरुण के केवल 15% शेयर है, और अभी आपने कहा कम से कम एसोसिएट रिलेशन भी अगर बनाना है तो 20% तो चाहिए ही चाहिए। तो सुनो प्यारे बच्चों, संदीप के पास तरुण के 15% शेयर तो डायरेक्ट है, प्लस 6% इनडायरेक्ट शेयर्स भी हैं, और 15 और 6 टोटल मिला के हो गया 21 इनडायरेक्ट शेयर्स भी हैं। वो कैसे सर? संदीप का रोहित के ऊपर 60% कंट्रोल है, और रोहित के पास तरुण के 10% शेयर है, तो 60 का 10% निकालोगे 6, संदीप के पास तरुण की इनडायरेक्ट होल्डिंग भी हो गई 6%। इस प्रकार से हम कंसिडर करते हैं, हाँ इनडायरेक्ट होल्डिंग को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है सर, तो 21% ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संदीप और तरुण रिलेटेड पार्टीज बनेंगे। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? राहुल और तरुण रिलेटेड पार्टीज नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक, राहुल और तरुण रिलेटेड पार्टीज नहीं है। राहुल मतलब रोहित और तरुण रिलेटेड पार्टीज नहीं है। ठीक है बच्चों, जहां जहां राहुल लिखा है उसे रोहित से रिप्लेस कर लेना, राहुल नहीं है रोहित है। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। चलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 7.5 लाख, फेयर वैल्यू है 7 लाख, रिक्लासिफिकेशन। मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करवाए थे, 1 मिनट के अंदर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऊपर आई बटन में मिलेगा आपको। प्यारे प्यारे बच्चों, मासूम दिल के सच्चों, वहां मैंने बताया था AS 13 में अगर करंट इन्वेस्टमेंट का रिक्लासिफिकेशन करके उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाया जा रहा है तो वो वैल्यूएशन होगी कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे। तो कॉस्ट कितनी है? 7.5 लाख, फेयर वैल्यू 7 लाख, दोनों का लोअर 7 लाख, आंसर हो जाएगा 7 लाख। AS 4 कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। केस स्टडी है, संदीप लिमिटेड और GST डिपार्टमेंट आर 2 पार्टीज टू अ केस। इनका केस चल रहा है पहले से ही, संदीप लिमिटेड और GST डिपार्टमेंट के बीच में केस चल रहा है पहले से ही। कोर्ट का अब ऑर्डर आता है कि भाई संदीप लिमिटेड तुम्हें 1.5 लाख की एडिशनल GST भरनी पड़ेगी, और ये ऑर्डर कब आया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर साइन होने से पहले। क्या ये एडजस्टिंग इवेंट बनेगा? यस, ये एडजस्टिंग इवेंट बनेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये एडजस्टिंग इवेंट बनेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये एडजस्टिंग इवेंट बनेगा। एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है? जिसका साइनिंग से पहले अकर हो जाए और उसके हालात 31 मार्च से पहले ही मौजूद थे, यानी बैलेंस शीट डेट 31 मार्च और साइनिंग के बीच में, यानी साइनिंग से पहले बैलेंस शीट के बाद घटने वाले इवेंट्स को एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं। ये बिल्कुल उसी डेट पर हुआ है, और इसके हालात भी 31 मार्च से पहले ही पैदा हो गए थे, केस पहले से ही चल रहा था। संदीप लिमिटेड की बुक्स में क्या एडजस्टमेंट होगी? प्रोविजन बनेगा 1.5 लाख रुपए का, क्योंकि भाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, पेमेंट करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक बहुत ही बड़ा चैप्टर जिसका MCQ हमने यहाँ पे उठाया है, जो प्रीवियस केस स्टडी आई थी प्रीवियस एग्जाम में। तो आप देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन पेपर्स को भी कंसिडर किया है आपके लिए ये टॉप 50 MCQs को लाने में। ये बहुत ही खूबसूरत कैश फ्लो की केस स्टडी थी, यहाँ से सारा कैश फ्लो कवर अप हो जाएगा, इसलिए हमने इसको कंसिडर कर लिया। बच्चों ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर में भी याद रखना, अगर कैश फ्लो MCQ के रूप में आता है तो पूरा डिटेल में पढ़ने मत लग जाना, बस जितना उनको चाहिए उतने पर ही ध्यान दे करके चलना। कुल मिलाकर के ऊपर वाली जो चीजें एक बार फटाफट से रीड कर लेना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है? 9% डिवेंचर्स को सेटल कर दिया, बदले में उन्हें इक्विटी शेयर्स दे दिए 15,000 × 10 ईच। ये कैश फ्लो में आएगा? नहीं।
डिबेंचर्स लिए, शेयर्स दे दिए, पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, ये कैश फ्लो में नहीं आएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स कह रहे हैं हम अपना 40% क्लेम माफ करते हैं, कंपनी थोड़ा मुश्किलात में चल रही है, बदले में हमें 11% के डिबेंचर्स दे दो 1 लाख रुपए के लिए, कैश फ्लो में आएगा नहीं, शेयर डिबेंचर का एक्सचेंज हो रहा है। P&L का जो बैलेंस है उसे राइट ऑफ कर दिया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है इक्विटी शेयर 1 लाख रुपए के इशू हुए हैं कैश में, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा क्योंकि ये कैश इशू हो रहा है इक्विटी शेयर्स का। साथ ही साथ इंटरेस्ट आपको मिला है 3,000 रुपए का उस पैसे पर जो आपने सप्लायर्स को उधार दिया था। टैक्स पे किया है आपने 14,000, सेटल्ड का मतलब होता है पेड। डेटर 40,000 का दिवालिया हो गया लेकिन 40% पैसा फिर भी मिल गया उससे। डिविडेंड मिला है 1 रुपये पर इक्विटी शेयर, आपने 10,000 शेयर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ऊपर देखो ये लिखा हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है आपकी स्टार लिमिटेड में, वहां से 1 रुपया पर शेयर का डिविडेंड मिला है तो कितना हो गया 10,000 इंटू 1, 10,000 रुपये। और एक प्लांट मशीनरी आपने 3,000 के घाटे पे बेच दी जो 15,000 की बुक वैल्यू थी, तो सेल कितने में हुई होगी 12,000 में। बिल्कुल साधारण, बिल्कुल साधारण। यस सर जी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या जाएगा बच्चों? एक तो ये जो इंटरेस्ट आपको मिला है सप्लायर से ये ऑपरेटिंग है, और 40,000 पे 40% यानी कि 16,000 रुपये डेटर से मिले ये ऑपरेटिंग है, और जो 14,000 का टैक्स आपने पे किया है वो माइनस कर दो, ये ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग से आया 5,000। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है? डिविडेंड रिसीव्ड 10,000 इंटू 1, और जो प्लांट मशीनरी की सेल कर दी 12,000 में, 12 और 10 22। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड भी तो इन्वेस्टिंग में आता है, हमने पढ़ा हुआ है, फॉर्मेट में लिखा हुआ है, वो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे जो रिसीव्ड है वो है, सप्लायर से जो इंटरेस्ट मिला है वो ऑपरेटिंग में ही जाता है। ठीक है सर। क्लोजिंग फाइनेंसिंग का भी ढूंढ लो एक बार, फाइनेंसिंग से कितना पैसा आएगा? 1 लाख रुपया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में तो बस एक ही एक्टिविटी थी, जो इक्विटी शेयर्स कैश में इशू हो रहे थे 1 लाख रुपए ये वाले, बाकी तो सब डिवेंचर और इक्विटी शेयर्स का आपस में लेन देन चल रहा है, वहां वो कोई कैश फ्लो में नहीं आएगा, तो फाइनेंसिंग से आएगा 1 लाख रुपया। क्वेश्चन 3 पूछ रहा है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना होगा? शुरू में 65,500 रुपए था आपकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ था, प्लस ऑपरेटिंग से आ गया 5,000 अभी आपने निकाला, प्लस इन्वेस्टिंग से आ गया 22 अभी आपने निकाला, प्लस फाइनेंसिंग से आ गया 1 लाख अभी आपने निकाला, टोटल 192,500। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस बचेगा फाइनली, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। शुरू में था जी 5 लाख, उसमें से 40% उन्होंने माफ कर दिया, कंपनी की हालत खराब थी, लिखा हुआ था 2 लाख माइनस कर दो, प्लस 1 लाख के नए इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं आप सभी को पता है, प्लस 15,000 इक्विटी शेयर्स और इशू हुए हैं डिबेंचर्स के बदले में, ये हो गया 1.5 लाख और 1 लाख, 2.5 प्लस 5 7.5 माइनस 2 5,50,000। जब इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस निकालोगे तब वो वाले इक्विटी शेयर्स जरूर कंसिडर करोगे जो आपने डिबेंचर्स को दिए हैं। क्यों? अरे प्यारे बच्चों, कैश फ्लो थोड़ी बना रहे हो, ये तो इक्विटी का बैलेंस निकाल रहे हो। ठीक है सर, ठीक है सर। बाय बैक होमवर्क मार्क कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 100 लाख रुपए की एक मशीनरी खरीदी, 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, 6ठे साल के बाद उसका एक मेजर पुर्जा खराब हो गया जिसे टरबाइन कहते हैं, अब वो नहीं चल पाएगा, वो नया ही खरीदना पड़ेगा। नया आएगा 45 लाख रुपए में और 5% डिस्काउंट रेट है। क्वेश्चन पूछ रहा है टरबाइन की कॉस्ट बताओ। सर साफ साफ क्वेश्चन ने खुद ही दे रखी है 45 लाख में आता है टरबाइन, नहीं, कॉस्ट ऑफ टरबाइन एट टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन। पुराने टरबाइन की बताओ, ये जो मशीनरी 100 लाख की खरीदी थी ना 6 साल पहले, इसके भीतर जो टरबाइन लगा हुआ था जो खराब हो गया उसकी वैल्यू बताओ। सर वो तो क्वेश्चन ने दे ही नहीं रखी, तुम्हें क्या करना है, आज टरबाइन कितने का आता है 45 लाख का, तो तुम्हें निकालना है 6 साल पहले कितने का आता होगा। 45 लाख को डिवाइड कर दो 1.05 6 बार, 1.05 6 बार, यानी कैलकुलेटर पे लिखो 45 लाख डिवाइडेड बाय 1.05 और इक्वल टू दबा दो 6 बार। सर ये 5% डिस्काउंट रेट है ना, इसका यूज कर लिया हमने, पुराने जमाने में जाने के लिए या आगे जाने के लिए डिस्काउंट रेट का यूज कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 33.58 लाख। डेप्रीसिएशन कितना लग गया होगा इस टरबाइन पे 6 साल में, तो भाई जो 33.58 में आपने खरीदी थी चीज टरबाइन, यानी जो 100 लाख की मशीनरी में टरबाइन छुपा हुआ था उसकी वैल्यू मिल गई 33.58, उस पर 10% का रेट लगा दो 6 साल के लिए, तो उसका डेप्रीसिएशन 6 साल का टोटल आ गया 20,15,000, 20,15,000। ओके जी। उसके बाद 20,15,000 के बाद क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट कैरिंग अमाउंट ऑफ टरबाइन टू बी डी रिकॉग्नाइज्ड। करंट कैरिंग अमाउंट ऑफ टरबाइन टू बी डी रिकॉग्नाइज्ड। देखो जी 33.58 में तुमने टरबाइन खरीदा, 20,15,000 उस पर डेप्रीसिएशन बचा कितना था 13,43,000, 13,43,000 ये आपकी बुक से डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, मतलब इतने का नुकसान हो गया आपको। अब ये काम नहीं कर रहा, खराब हो गया, इसकी वैल्यू इतनी बची थी, इसे डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई बिफोर रिप्लेसमेंट एट द एंड ऑफ ईयर 6।
अब पूरे के पूरे पीपी, पूरे के पूरे एसेट का कैरिंग अमाउंट बताओ 6 साल बाद। पूरा का पूरा कितने का खरीदा था आपने? 100 लाख का। उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका होगा 6 साल में? 60 लाख। तो उसकी वैल्यू क्या बची होगी? 40 लाख। सर 60 लाख कैसे लग गया उस पर डेप्रिसिएशन? भाई जी 100 लाख का पूरा पीपी है, डिवाइडेड बाय लाइफ है 10 साल, तो एक साल का डेप्शन हुआ 10 लाख, बीत गए कितने? 6 साल। 10 लाख इंटू 6, 60 लाख। ठीक है सर। और नए कैरिंग अमाउंट, नई पीपी का कैरिंग अमाउंट कितना होगा नई टरबाइन जोड़ देने के बाद? पुरानी पूरी पीपी कितने में खरीदी थी? 100 लाख पे। उसमें से टरबाइन हटाओ, टरबाइन कितने की थी वो हटाओ, 33.58। उस पे 60% का डेप्रिसिएशन हटा दो, 10% हर साल, टोटल 6 साल का 60%, प्लस नई टरबाइन जो भी खरीदी है 45 लाख वो जोड़ दो, 71.57 लाख। काम खत्म। कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों, और सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अभी ऐसी वीडियोस और एग्जाम तक आती रहेंगी, और एग्जाम का रिव्यू और सोल्यूशन 11 तारीख को सबसे पहले आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। टेक केयर।